Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss about new topic वेंट ऑफ फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल को फंसा देता है, तो हमारे नहीं फंसेंगे, हम उसे इजीली कर लेंगे। तो ये सॉल्यूशन वाली यूनिट से बिलोंग करता है जिसमें हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसके अंदर न्यूमेरिकल पार्ट में आता है। तो पढ़ना तो हमको ये, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ। वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे बात कर चुके हैं, तो वहाँ जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्पदाब में कमी, फॉर्मूला PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इक्वल टू XB होता है। बाकी डेरिवेशन आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा आप लोगों के लिए। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल TB इक्वल टू KBM। फिर आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। फिर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT या MRT या कंसंट्रेशन मोलैरिटी RT। ये फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हिंदी में कहते हैं अणु संख्या गुणधर्म। अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला अणु संख्या गुणधर्म कहलाता है। जो प्रॉपर्टी मोल्स पे डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये सब कुछ मोल्स पर ही डिपेंड कर रहा है। N/V होता है कंसंट्रेशन। तो ये सारी प्रॉपर्टी मोल्स पर डिपेंड करती है, दैट्स वाई दीज ऑल आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो लेकिन अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि माना मैंने एक एग्जांपल लिया NaCl का। तो NaCl हम जानते हैं कैसे ब्रेक होता है, Na+ और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर से हमने तो सोचा था कि 1 मोल है। जब हमने NaCl को किसी पानी वानी में मिलाया और सॉल्यूशन बनाया, सॉल्वेंट में मिलाने के बाद, तो हमने तो सोचा था 1 मोल है, लेकिन जब वो टूट के अंदर जब सॉल्यूशन बना रहा है तो कितने मोल फॉर्म कर दे रहा है, 2 मोल्स फॉर्म कर दे रहे हैं। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आंसर आने चाहिए वो नहीं आते, वैल्यू चेंज कर जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए वॉन हॉफ ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। तो उन्हें उस मोल्स को जो इफेक्ट कर रहा है, ये मोल को इफेक्ट करने वाला फैक्टर एक इंट्रोड्यूस किया जिसे वॉन हॉफ फैक्टर कहते हैं। और इन्होंने इन चारों फॉर्मूलों में क्या यूज किया, आई। तो आई इंट्रोड्यूस किया जिसे वॉन हॉफ फैक्टर आई कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि वॉन हॉफ फैक्टर आई हम कब लगाएं कब ना लगाएं। जैसे ये वाले सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट, तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए आई वाले फॉर्मूले लगाने होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, यूरिया, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट माने जाते हैं, तो उनके लिए आई की वैल्यू नहीं लगानी। लेकिन हम आई की वैल्यू हमेशा लगाएंगे, क्योंकि आई की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 आती है। अभी ये बातें समझ नहीं आ रही होगी, अब समझ में आएगी। जैसे NaCl ब्रेक हुआ तो आई की वैल्यू का फॉर्मूला दिया जाता है टूटने के बाद कितने मोल्स बने, टूटने से पहले कितने थे। तो आई की वैल्यू NaCl के लिए कितनी है, 2 है। आपके पास AlCl3 होगा, कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर ये ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, Al+3 + 3Cl नेगेटिव। तो आई की वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी, टूटने के बाद 4 मोल्स बने हैं, टूटने से पहले कितने थे, 1। तो 1 और 3 4 बने, टूटने से पहले 1। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई इसके लिए, AlCl3 के लिए 4। अभी कुछ और भी समझेंगे, फिलहाल अभी यहाँ ध्यान दें। Na2SO4, हमें अच्छे से पता है कि Na2SO4 की धज्जियाँ कैसे उड़ाते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट AXBY की धज्जियाँ ऐसे उड़ाई जा सकती है, X कैपिटल A Y पॉजिटिव प्लस Y कैपिटल B X नेगेटिव। ऐसे करके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की धज्जियाँ आराम से उड़ाई जा सकती है। AXBY तो कैसे टूटेगा, X A Y पॉजिटिव प्लस Y कैपिटल B X नेगेटिव। 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। आई की वैल्यू टूटने के बाद 2 और 1, 3 टूटने से पहले 1, आई वैल्यू इक्वल टू 3। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6 है। तो ये कैसे ब्रेक होगा, AXBY कैसे ब्रेक होगा ये, जब इसे ब्रेक करेंगे तो X A Y पॉजिटिव प्लस Y B X नेगेटिव। तो यहाँ पे टूटने के बाद 5 मोल से, टूटने से पहले कितना था, एक ही था। तो आई की वैल्यू 5/1, जो कि आई की वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी, 5। ये सारे केस उस केस में से है। पहली बात तो ये सब कुछ आप डिसोसिएशन के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, जब डिसोशिएट हो रहे हैं। एसोसिएशन वाला मामला भी समझेंगे हम, क्वेश्चन किस टाइप से पूछ लेता है वो भी समझ लेंगे हम। बट फिलहाल डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये सारे ही केस तब के हैं जब 100% डिसोसिएशन हो रहा होगा। कैसा डिसोसिएशन हो रहा होगा,
100% डिसोसिएशन। अगर आपके पास तो आई की वैल्यू इस फॉर्मूले में कैसे निकलेगी वो आपको समझ में आ गया होगा, इन्हीं जगह पे यूज़ करना होता है। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर है, तो हमारा फोकस भी वांट ऑफ फैक्टर है। बाकी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप इन फॉर्मूलों पे बात कर सकते हैं, वीडियो में जा करके देख सकते हैं। अब माना सपोज कि ये 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा, आपके पास जैसे NaCl था और NaCl ब्रेक हुआ Na+ और Cl नेगेटिव में, तो शुरुआत में इसके पार्टिकल 1 थे, जब डिसोसिएशन ही नहीं हुआ तो पार्टिकल कुछ भी नहीं टूटे होंगे, तो इसके अल्फा पार्टिकल इसमें ब्रेक हो गए, अल्फा मोल्स या अल्फा पार्टिकल Na+ Cl नेगेटिव में टूट गए, तो 1 - अल्फा, यहाँ अल्फा यहाँ अल्फा। ऐसा लग रहा होगा कि अल्फा और अल्फा बने तो 2 अल्फा क्यों नहीं किया आपने, तो ये मार्कर था। अब ये ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि शुरुआत में 2 पेन थे, पेन तो एक ही था, लेकिन 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो वो अल्फा लिखा जाता है और यहाँ -अल्फा ही लिखते हैं, -2 अल्फा नहीं लिखते। अब 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो टूटने के बाद कितने पार्टिकल है, अल्फा और अल्फा, अपॉन टूटने से पहले 1 - अल्फा नहीं है, टूटने से पहले सिर्फ एक ही थे। और एक बात बताओ, जब कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये वाले भी होंगे, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है। 100% डिसोसिएशन हो जाता तो सारे के सारे सिर्फ यही बनते, ये रहता ही नहीं। अभी फिलहाल 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो ये वाला मोल्स भी NaCl के भी प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, जो कि 1 - अल्फा आएंगे, तो 1 - अल्फा भी इसमें ऐड होगा, ये समझने वाली बात है। 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और टूटने से पहले 1 पार्टिकल थे, 1 क्यों लिखा, I = अल्फा से अल्फा निकल लो, 1 + अल्फा अपॉन 1। अगर मामला 100% डिसोसिएशन का होता तो 100% के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती, तो 1 लिख देते हैं यहाँ, तो 1 + 1 2 आ जाता, तो 2 ही आया था NaCl के लिए। एक और इलेक्ट्रोलाइट समझ लेते हैं, जैसे सपोज AlCl3 समझ लेते हैं, तो कैसे ब्रेक होता है अभी बताया, Al+3 + 3Cl नेगेटिव, टूटने से पहले 1, टूटे ही नहीं तो 0 0 रहेंगे। अब थोड़ी देर बाद अल्फा पार्टिकल इसमें बदल गए, इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, 3 अल्फा, और यहाँ पे से कितने कम होंगे, 1 - अल्फा ही कम होंगे, 2 3 4 5 अल्फा कम नहीं होंगे। नाउ आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टूटने के बाद ये भी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में कुछ परसेंटेज में, 100% डिसोशिएट नहीं हुआ तो ये भी है, प्लस ये भी है, और प्लस ये भी है, और अपॉन टूटने से पहले एक ही मोल्स हैं, तो अल्फा से अल्फा निकल लो, कितना आएगा, 1 + 3 अल्फा अपॉन 100% डिसोसिएशन होगा तो अल्फा की जगह 1 रखे देंगे, तो 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4, जो कि आ ही रहा था 4। लेकिन अगर माना कि इस केस में ही 90% डिसोसिएशन होता, इलेक्ट्रोलाइट 90% ही ब्रेक होता, तो उस केस में हम क्या करते कि अल्फा की जगह 0.9 लिखते, और जब आप 0.9 लिखते तो 1.9 आता वैल्यू, 1.9 आती, 2 नहीं आती, या 80% डिसोसिएशन होता, तो क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मतलब होता है कितने पार्टिकल टूटे, माना 80 टूटे और टोटल कितने थे शुरुआत में 100, तो कितना 80% है, ये 0.8 लिख देंगे इसे, तो यहाँ 80% होगा तो 0.8, 70% दिया होगा तो 0.6 0.7, 60% दिया होगा तो 0.5 लिख देंगे, और उस बेसिस पर आई की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट कर ली जाती है। तो डिसोसिएशन मामला में आपको समझ में आ रहा होगा कि आई कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी के लिए भी निकालना हो क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसके लिए ही कर लेते, यहाँ पे से आई की वैल्यू निकालते तो क्या होता, 1 - अल्फा इसके हो जाते, 4 ये बन रहे हैं, 4 अल्फा ये बनाता और अल्फा ये बनाता, और टूटने से पहले 1, अल्फा से अल्फा निकल लो तो कितना आता, 1 + 4 अल्फा अपॉन 1, और अल्फा की वैल्यू 100% डिसोसिएशन के लिए 1 होती, तो 1 + 4 कितना आ जाता। लेकिन अगर 80-90% हो तो 80% के लिए 0.8, 70% के लिए 0.7 लगाएंगे तो वैल्यू 5 नहीं आएगी, कुछ और आएगी। तो आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर केस इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ये हर टाइप का एग्जाम्पल है। तो आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें कन्फ्यूजन रहता है, समझ में आ रहा होगा। अभी बात करेंगे इसमें डिसोसिएशन वाले केस के लिए। अभी हमने सीखा वांट ऑफ फैक्टर निकालना डिसोसिएशन केस के लिए, और अब सीख रहे हैं फॉर एसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन के लिए समझने की कोशिश करते हैं, आओ सीखें। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों दिखा देता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो देख लेंगे। फिलहाल मैंने इसके 2 मोल्स लिए, अब इसने आगे जा कर के क्या किया, बदतमीजी,
इसने इससे मोहब्बत कर ली और इससे मोहब्बत करने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स पैदा हुआ और मिलकर के एक ही मोल बन गया। मिलने से पहले 2 मोल्स थे, जुड़ने के बाद 1 मोल्स बन गए। तो आई की वैल्यू जुड़ने के बाद, जुड़ने से पहले, उस फॉर्मूले से मत जाना जो बुक में पढ़ा था, समझ में नहीं आता उसमें कुछ भी। आई इक्वल टू जुड़ने के बाद 1, जुड़ने से पहले 2, आई की वैल्यू 1/2। माना कि अगर आपके पास x मोल थे ए के और मिलने के बाद ये AX टाइप के मोल्स बन जा रहे हैं, जैसे ये XA है और ये क्या बन जा रहा है आपके पास A के X पार्टिकल बन जा रहे हैं, तो आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा जुड़ने के बाद जितने भी पार्टिकल होंगे, पहले यहाँ पर से 1 थे और 0 थे, डिसोशिएट नहीं हुए, 1 माइनस एल्फ़ा। अब यहाँ पे एल्फ़ा बाई, अगर यहाँ पे n पार्टिकल्स होंगे तो यहाँ पर an और यहाँ पे अल्फ़ा बाई n कर लेंगे। तो अब i की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जुड़ने के बाद 100% एसोसिएशन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा अपॉन n, जनरली वो ऐसे दिखते हैं, बट अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। आओ सीखें आप कैसे करेंगे। कि आपके लिए सपोज 2 मोल्स ऑफ ए कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो जुड़ रही हैं, तो आपके पास A2 बन गया। तो I की वैल्यू कैसे निकालोगे? I की वैल्यू 1 माइनस एल्फ़ा, और ये एल्फ़ा में कन्वर्ट हो जा रहा था, और 1 माइनस एल्फ़ा, और ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा बाई 2। ये ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ एल्फ़ा बाई n है तो 2 मोल्स के लिए एल्फ़ा बाई 2। बाकी आप एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 2 एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा बाई 2। अब 100% एसोसिएशन होगा तो एल्फ़ा की वैल्यू 1 रखेंगे। 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा? हाफ। कितना आ रहा था? 2 मोल जुड़ रहे थे तो हाफ ही आएगा। अगर 3 मोल्स जुड़ रहे होते तो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस एल्फ़ा और प्लस, अब 3 मोल्स जुड़ेंगे तो प्लस एल्फ़ा बाई 3 लिखेंगे, तो आई की वैल्यू ओवरऑल कितनी आएगी? 1 माइनस 2 एल्फ़ा बाई। अगर 100% एसोसिएशन होगा तो एल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा? ये सॉल्व करके 3 1 3 माइनस 2 1/3 आ जाएगा। बट 1/3 आ जाएगा, लेकिन इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें कि 1/3 आ जाएगा और 100% एसोसिएशन ना दे करके आपके पास सपोज 80% एसोसिएशन हो रहा हो तो यहाँ 0.8 लिख देंगे। 70% हो रहा होगा तो 0.7 लिख देंगे। 60% हो रहा होगा तो 0.6, तब कैलकुलेशन करेंगे, आंसर कुछ आएंगे। चलो 60% केस ले लें तो आई की वैल्यू इस वाले के लिए कितनी आ जाएगी? जब 2 मोल्स कनेक्ट हो रहे होंगे तो 1 माइनस 0.6/2, 0.3 और 0.7। तो आई की वैल्यू 1/2 जो आनी चाहिए थी, जो 0.5 आ रही है, अब कितनी आ रही है? 0.7 आ रही है। तो वेरिएशन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एसोसिएशन दिया है, डिसोसिएशन दिया है, एसोसिएशन में कितना परसेंट है, डिसोसिएशन में कितना परसेंट है। तो होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो एसोसिएशन के लिए स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम आगे बढ़ जा रहे हैं। इसमें एक बात क्वेश्चंस समझने की, और आओ सीखें। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी वगैरह का, आई थिंक। 1 मोलैलिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन है एंड 1 मोलैलिटी आपका ग्लूकोज है। तो पूछा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई किसका मैक्सिमम होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू CRT, और अब हम अच्छे से समझते हैं ICRT होता है, क्योंकि I जो इम्बैलेंस कर रहा था मामला वो बैलेंस कर दिया जाता है I से। मोल्स के लिए जो सही कैलकुलेशंस नहीं आती उसको I ही इंट्रोड्यूस करके क्लियर करता है। अब देखो M की वैल्यू, कंसंट्रेशन फिक्स है दोनों का, R की वैल्यू भी गैस कांस्टेंट होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर अगर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या कोई भी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर दोनों ही सॉल्यूशन के लिए फिक्स है। चलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लेते हैं, तो टेम्परेचर भी फिक्स है, तो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, इसके लिए भी वैल्यू सेम आएगी, इसके लिए भी सेम आएगी। लेकिन NaCl के लिए NaCl कैसे ब्रेक होगा? आई की वैल्यू टूटने के बाद कितने मोल्स बने, टूटने से पहले, तो आई की वैल्यू आएगी 2। और इसके लिए आई की वैल्यू निकालेंगे तो ग्लूकॉन डी कैसे होता है? C6H12O6, ना ये टूटेगा ना जुड़ेगा,
ये जो भी कुछ होगा वो ग्लूकोज ही रहेगा, टूटने या जुड़ने के बाद भी 1 और टूटने या जुड़ने से पहले भी 1, तो आई की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी 1। तो CRT तो सेम ही आएगा दोनों सॉल्यूशन के लिए। इस सॉल्यूशन के लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी 2 टाइम्स आएगी, और इसके लिए आई की वैल्यू 1 CRT आएगा। इसके लिए आ रहा है 2 CRT और इसके लिए आई ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है CRT। तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज़्यादा होगा। तो NaCl वाले का जो आएगा आपके पास वो क्या आता है, उसकी मोलैरिटी क्या आती है, ओ सॉरी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा, दूसरे वाले ग्लूकोन डी वालों के नॉन इलेक्ट्रोलाइट वालों से ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, और भी बहुत कुछ पूछता है सॉल्यूशन वाले पार्ट में। बाकी फ़िलहाल अभी हमारा टॉपिक उद्देश्य सिर्फ आज की क्लास में बॉन्ड ऑफ फैक्टर समझाने का था। होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।